MQM हो या पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो ग्रुप हो या जमात इस्लामी समेत करीबन सारी सियासी कुव्वतें हों, या फिर फौज, पुलिस और दीगर रियासती इदारे, शो बिजनेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नामवर अफराद हों या मारूफ तजारती व कारोबारी शख्सियात, कोई हल्का ऐसा नहीं था जहां शुएब खान की रसाई, जान पहचान या ताल्लुकात ना हो। क्राइम सीरीज की पहली किस्त में हमने सियासी जराइम या मुजरिमाना सियासत के इंतहाई पुरअसरार किरदार शुएब खान की प्रोफाइल के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने कराची के अंडरवर्ल्ड में तेज़ी से अपना नाम बनाया, लेकिन चंद ही बरसों में शुएब खान को उनकी अंधाधुंध तेज़ रफ्तारी ही ले डूबी और अब ज़मीन के ऊपर की दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत गिराकर फौजी सदर जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत कर चुके थे और उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी अल्ताफ़ हुसैन की जमात MQM थी। नवाज शरीफ दौर में ऑपरेशन क्लीन अप में किरदार अदा करने वाले पुलिस अफसरान अब हवा का रुख देखते हुए MQM के करीब आ चुके थे और इसके अलावा MQM के अस्करी बाजू के नाराज अराकीन अब शुएब खान के साथ मिलते जा रहे थे। शुएब खान की पहुंच पुलिस, MQM और हुकूमत सबसे बहुत ऊपर तक थी। धंधे में बहुत आगे बढ़ जाने वाले शुएब खान किसी को खातिर में ना लाते थे। शुएब खान के एक करीबी साथी ने बताया था कि शुएब खान तो यार मारी यानी दोस्तों के कत्ल पर उतर आए थे और यही उनके जवाल की वजह बनी। जाफर रिजवी की तहकीक के मुताबिक भी शुएब खान के जवाल का आगाज भोलू की पुरअसरार गुमशुदगी से हुआ। हाजी इब्राहिम भोलू सन 1990 तक कराची में पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम PSF के कारकुन रह चुके थे। गुस्सा और जारहाना रुझान के हामिल भोलू के बारे में पाकिस्तानी हुकाम का दावा रहा है कि वो PSF के अस्करी बाजू का हिस्सा थे, फिर मुर्तज़ा भुट्टो से मंसूब तंजीम अल जुल्फ़िकार से वाबस्ता रहे और फिर जनूबी अफ्रीका में मंशियात, हुंडी हवाला, स्मगलिंग और दीगर जराइम के मुनज़्ज़म भोलू गैंग से जुड़ गए। न्यूज़ लाइन के मुताबिक जब जनूबी अफ्रीका में जारी पाकिस्तानी और इंडियन जराइम पेशा गिरोहों की गैंग वॉर में भोलू का नाम गूंजने लगा तो वो दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करने लगे और दाऊद इब्राहिम से उनकी दोस्ती ही की वजह से वो दुबई में शुएब खान से मिले थे। कराची के गिजरी थाने में दर्ज FIR के मुताबिक खयाबान गाजी के रिहायशी हाजी इब्राहिम भोलू इसी इलाके के खयाबान सहर से लापता हुए। अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक 8 जनवरी 2001 को भोलू शुएब खान से मिलने गए थे मगर पुरअसरार तौर पर गुमशुदा हो गए। भोलू की पुरअसरार गुमशुदगी का मामला हल नहीं हुआ तो जनूबी अफ्रीका में भोलू के गैंग ने मामला अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। न्यूज़ लाइन के मुताबिक शुएब खान कराची में दाऊद इब्राहिम के लिए भी भत्ते का धंधा चलाते रहे मगर भोलू के हमले में छोटा राजन के बच जाने की वजह से शुएब खान और दाऊद इब्राहिम के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे थे। एक साबिक तालिब इल्म रहनुमा ने कहा कि भोलू की गुमशुदगी पर गुस्सा ऐसा था कि दाऊद इब्राहिम को भी अंदाजा हो गया कि मामला आसानी से नहीं सुलझेगा। शुएब खान जो कभी दाऊद इब्राहिम का असासा रहे थे मगर तब तक वो एक बोझ बन चुके थे। दूसरी तरफ इसी मामले पर कराची पुलिस में भी शुएब से नाराजगी बढ़ना शुरू हुई। कराची में पुलिस अफसरान का एक गिरोह जिसमें चौधरी असलम वगैरह शामिल थे, ये सब भी भोलू के करीबी दोस्त थे। भोलू का गैंग उन पुलिस अफसरान पर शुएब खान जैसी ही मेहरबानियां किया करता था। भोलू की गुमशुदगी के बाद चौधरी असलम और राव अनवार जैसे अफसरान का अंदाजा था कि भोलू कत्ल कर दिए गए हैं। इन पुलिस अफसरान को शुबा था कि भोलू के कत्ल में 100% शुएब खान का हाथ हो सकता है। एक सरकारी ओहदेदार के मुताबिक शुएब खान जो पैसे के बल पर पुलिस अफसरान की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स तक करवा सकते थे, एक अफसर की पोस्टिंग के लिए गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद के एक रिश्तेदार को 30 लाख रुपए दिए मगर जब तैनाती ना हो सकी तो शुएब के लहजे की सख्ती ने MQM के हलकों में भी उनके लिए गुंजाइश कम करना शुरू कर दी। जब इस इल्ज़ाम की तरदीद या तस्दीक के लिए जाफर रिजवी ने खुद साबिक गवर्नर सिंध और MQM रहनुमा इशरतुल इबाद से उनका मौक़िफ़ जानना चाहा तो उन्होंने सवाल पूछा, तो क्या जिस अफसर की तैनाती के लिए पैसे दिए गए थे वो हो गई? नहीं हुई ना? तो यही काफ़ी है समझने के लिए कि ये सब कहानी है। ज़मीन पर इस बदलते हुए माहौल में शुएब खान के बुरे दिन आ पहुँचे थे और पहला बुरा दिन था 21 फरवरी 2001 का।
उस रोज शुएब को भोलू केस में जमानत के लिए पेशी पर अदालत आना था, मगर बदले हुए हालात के पेश नज़र शुएब खान ने अपने लिए इजाफी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहा। न्यूज़ लाइन, तफ्तीशकारों और कई दीगर जराए के मुताबिक इस इजाफी सिक्योरिटी के लिए शुएब खान ने रेंजर्स के अफसरान से मदद मांगी और उन्हें सिक्योरिटी दी गई, मगर उनसे पहले वहां भोलू गैंग के लोग भी मौजूद थे जो भोलू की गुमशुदगी पर नाराज थे। ये तो पता नहीं चल सका कि पहल किस तरफ से हुई, मगर जब शुएब खान रेंजर्स, एहलकारों और अपने मुसल्लह हामियों के साथ अदालत के अहाते में दाखिल हुए तो भोलू के हामियों और शुएब के साथियों में तसादम हो गया। रेंजर्स एहलकारों ने भी गोली चला दी। शुएब तो हमले में महफूज रहे, मगर गोलियां लगने से कुछ अफराद के जख्मी होने पर रेंजर्स अफसरान को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें मुलाजमत से सबकदोश कर दिया गया। न्यूज़ लाइन और दीगर जराए ने भी रेंजर्स अफसरान के कोर्ट मार्शल की तस्दीक की है। इंटरनेट पर मौजूद मवाद के मुताबिक इन अफसरान का शुएब की उन निजी महफिलों में आना जाना भी था, और यहाँ उन महफिलों से मुराद वो महफिलें हैं जहाँ मुजरे हुआ करते थे, और शुएब की हिफाजत के लिए रेंजर्स एहलकारों का अदालत जाना इन अफसरान का जाती फैसला था। ये सब हुआ तो शुएब खान को भी एहसास हो गया कि बाहर की दुनिया में चारों तरफ इतने मुखालिफिन और दुश्मनों की मौजूदगी खतरनाक हो सकती है, और जेल को महफूज समझते हुए शुएब खान ने 14 जून 2001 को खुद को हुक्काम के हवाले कर दिया। हुक्काम ने शुएब खान को लांडी जेल में रखने का फैसला यही सोचकर किया था कि वहां शुएब कदरे महफूज रहेंगे, मगर चंद ही माह में शुएब खान पर दुश्मनों ने दूसरा वार किया। सहाफ़ी जाफर रिजवी की तहकीक के मुताबिक 25 अगस्त 2001 को शुएब को सिटी कोर्ट में एक पेशी के बाद वापस जेल मुंतकिल किया जा रहा था। खुसूसी और गैर मामूली इंतजामात के तहत 4 मुसल्लह एहलकार, जिनमें सब इंस्पेक्टर गुलाम दस्तगीर भी शामिल थे, उस वैन के अकबी हिस्से में ही तैनात थे, जिसमें खुद शुएब खान भी सवार थे, जबकि एक और सब इंस्पेक्टर की क़ियादत में 8 एहलकार उस इजाफी पुलिस वैन में शुएब खान की हिफाजत पर मामूर थे, जो शुएब खान को जेल वापस ले जाने वाली वैन के पीछे पीछे आ रही थी। पुलिस अफसर फयाज खान का कहना है कि उनकी तफ्तीश के मुताबिक भोलू गैंग के सरबराह मंजर अब्बास ने भोलू की गुमशुदगी का बदला लेने के लिए अब शुएब को कत्ल करवाने की ठान ली थी, और इसके लिए लियारी गैंग वॉर के सरगना रहमान डकैत को 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी। 2 में से 1 करोड़ रुपए की अदायगी हो चुकी थी और 1 करोड़ काम हो जाने पर दिए जाने थे। जैसे ही ये काफिला निशाने पर पहुंचा, रहमान और उसके 5 दीगर मुसल्ला साथियों ने कतार बनाकर गोलियों की बौछार कर दी। हमले में शुएब खान और वैन में सवार कई पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए, जबकि शुएब खान को ले जाने वाली वैन में सवार गुलाम दस्तगीर समेत 4 पुलिस एहलकार तो मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे। फयाज खान ने बताया कि शुएब खान को हमले में जख्मी होने का फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें तिब्बी बुनियादों पर अदालत से जमानत मिल गई। बुरे दिन तो आ चुके थे, मगर डॉन बन जाने के ख्वाबों के पीछे भागते शुएब खान के हाथों कत्ल व गारत और जुर्म का सिलसिला तब भी थम नहीं सका। अब शुएब खान ने ज़मीनों और जायदादों पर कब्जे का सिलसिला भी शुरू कर दिया। इसी कब्जे के सिलसिले में एक रोज़ शुएब खान मुनव्वर सोहरवर्दी से जा लड़े। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुनव्वर सोहरवर्दी अपनी चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो के इंतहाई बाएतमाद करीबी साथी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी थे। जब शुएब खान मुनव्वर सोहरवर्दी से उलझे, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो पीपल्स पार्टी से इतना बड़ा झगड़ा मोल ले सकते हैं। शुएब खान का मुनव्वर सोहरवर्दी से झगड़ा अपनी जगह था, मगर ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि वो भोलू के दोस्तों के हामी थे। फयाज खान के मुताबिक शुएब खान ने पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा भुट्टो ग्रुप के करीब रहने वाले और अस्करी बाजू अल जुल्फ़िकार से जुड़े चंद सरगर्म लोगों आशिक हुसैन खोसो और न्याज से सौदा किया और उन्हें मुनव्वर सोहरवर्दी के कत्ल पर आमादा किया। पहले शुएब ने अपना वादा पूरा करते हुए आशिक खोसो और न्याज वगैरह को तोहफे में इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के कत्ल का मौका दिया, ताकि वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल और मुर्तज़ा भुट्टो के अस्करी बाजू के सबसे अहम रुकन अली सुनारा की गिरफ्तारी का बदला ले सकें। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के ये हामी आशिक खोसो और न्याज वगैरह समझते थे कि इस सब कुछ में इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी मरकजी किरदार रहे थे। जिस कराची ऑपरेशन का रुख 1992 में अल्ताफ़ हुसैन की MQM की जानिब मुड़ गया था, उसके सबसे नामवर किरदार इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी थे। अगरचे ज़ीशान काज़मी के कत्ल पर शुबह की उंगली MQM ही की जानिब उठी, मगर कई साल बाद गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान की तफ्तीश से राज खुला कि हकीकत क्या थी, और दरअसल इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी का कत्ल आशिक खोसो और न्याज वगैरह ने किया।
फयाज खान के मुताबिक इंस्पेक्टर जीशान काजमी को शुएब खान ने गिजरी में वाक़े खयाबान शहर में अपने घर बुलवाया और धोखे से उन्हें आशिक खोसो और न्याज के हवाले कर दिया। डॉन अखबार के मुताबिक इंस्पेक्टर जीशान काजमी की लाश मंगल 14 अक्टूबर 2003 को रात गए शहर के मशरकी इलाके PECH सोसाइटी के ब्लॉक 2 की खालिद बिन वलीद रोड पर मिली। शुएब खान की जानिब से वादा पूरे किए जाने पर आशिक खोसो और न्याज ने अपना अहद भी निभाया और साथियों के साथ मिलकर 17 जून 2004 को थाना जमशेद क्वार्टर्स की हदूद में शहर के बिल्कुल वस्त यानी गुरु मंदिर के करीब गोलियां मारकर मुनव्वर सोहरवर्दी को भी कत्ल करवा दिया। पुलिस अफसर राव अनवार ने भी तस्दीक की कि मुनव्वर सोहरवर्दी और जीशान काजमी दोनों के कत्ल में 100% शुएब खान का हाथ था। मुखालफीन एक एक करके शुएब खान के खिलाफ सफ़े आरा होने लगे और तमाम तर ताल्लुकात के बावजूद भी शुएब खान के खिलाफ मुकदमात पर मुकदमात तो दर्ज होते रहे, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद ने भी तस्दीक की कि जब हमने शहर में जुए, सट्टे, भत्ते और जराइम के खिलाफ काम करना चाहा तो पता चला कि पुलिस शुएब खान साहब के खिलाफ सरकारी अहकामात सुन लेती है और कार्रवाई नहीं करती। मगर सुनाने वाले कहानी का दूसरा रुख भी बयान करते हैं। शुएब खान के करीब रहने वाले एक सियासतदान ने बताया कि MQM के अस्करी बाजू के नाराज कारकुन बाहर हों या जेल में बंद, सब ही शुएब खान के लिए काम करने लगे थे। ज़राए के मुताबिक एक मौके पर शुएब खान ने शहर की पुलिस के सरबराह के जरिए गवर्नर इशरतुल इबाद को पैगाम भिजवाया कि अगर अर्शी सिनेमा, क्लिफ्टन और हॉकी क्लब समेत शहर में उनके 4 जुए के अड्डे खुले रहने दिए जाएं तो वो करोड़ों रुपए की अदायगी को भी तैयार हैं। उर्दू पॉइंट ने 4 फरवरी 2005 को अपनी वेबसाइट पर बताया कि शुएब खान की जानिब से मफामत की पेशकश पर लंदन MQM ने इनकार कर दिया। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध की सरबराही में सूबाई इंतजामिया ने शुएब खान के गिर्द घेरा तंग करना तो चाहा, मगर हो नहीं सका। डॉक्टर इशरतुल इबाद बताते हैं कि हमें पता चला कि पुलिस के कुछ अफसरान के शुएब खान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक हुआ कि जब मैंने और IG ने एक बहुत ही सीनियर अफसर को कार्रवाई का टास्क दिया और उन्होंने कई बार शुएब खान के अड्डों में दाखिल होने की कोशिश की तो उस अफसर को 14 मरतबा तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इशरतुल इबाद ने कहा कि यह सब हुआ तो मैंने फिर सदर जनरल मुशर्रफ से मुलाकात का वक्त मांगा। दौरान मुलाकात मैंने सदर मुशर्रफ से कहा कि हम जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। जनरल मुशर्रफ ने मुझसे कहा कि बिल्कुल कीजिए, कहाँ रुकावट है। तो मैंने सदर साहब को बताया कि एक तासुर यह है कि जिन जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं उन्हें रियासत में चहीते की हैसियत हासिल है और रियासती इदारे उनके पुष्ट पनाह हैं। जब तक यह तासुर दूर नहीं होगा पुलिस कार्रवाई से हिचकिचाती रहेगी। जाफर रिजवी के मुताबिक इस्लामाबाद में तैनात रहने और रियासत की आला तरीन सतह तक राब्ते रखने वाली एक शख्सियत ने उन्हें बताया कि इशरतुल इबाद की इस मुलाकात के बाद सदर मुशर्रफ ने ISI के सरबराह जनरल एहसानुल हक को कराची भेजा था। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने अफसर को हिदायत की, आप खुद जाएं और तमाम रियासती मशीनरी और तमाम मुतल्लिका अफसरान और महकमा जात को बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दें कि किसी को भी रियासत या हुकूमत की पुष्पनाही या सरपरस्ती हासिल नहीं। कोई जराइम में मुलव्वस होता है तो उसके खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई होगी। इशरतुल इबाद के मुताबिक उनकी और जनरल मुशर्रफ की इस मुलाकात के बाद आर्मी चीफ की जानिब से हुकूमत सिंध को मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया। शुएब खान के पूरे गैंग और साथ काम करने वाले अफराद, जिनमें ऐसे MQM के कारकुनान भी शामिल थे जिन पर कत्ल गारत और दहशतगर्दी के कई मुकदमात दर्ज थे, ये लोग अब पुलिस के निशाने पर थे। आए दिन पुलिस छापों और इंतहाई मशकूक पुलिस मुकाबलों का एक बार फिर आगाज हुआ। ऐसे फौजी और पुलिस अफसरान के तबादलों और मुअत्तली का सिलसिला भी शुरू हुआ जिन्हें शुएब खान का हमदर्द, करीबी दोस्त या शुएब खान की मेहरबानियों से मुस्तफीद होने वाले अफसरान समझा जाता था। हत्ता कि फौज के एक इंतहाई हसास शोबे से तबादला होकर सिंध में जेल के IG तैनात किए जाने वाले एक ब्रिगेडियर समेत कम से कम 3 ब्रिगेडियर्स का तबादला किया गया। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि भोलू केस में तिब्बी बुनियादों पर जेल से जमानत पर रिहा होते ही शुएब खान ने कराची से निकलकर रूपोश हो जाने में ही आफियत जानी, मगर रियासत भर के इदारे उनकी तलाश में मसरूफ रहे।
फिर शुएब खान के खिलाफ पुलिस के रिवायती हरबे भी शुरू हुए। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि 29 दिसंबर 2004 को कराची की रिपोर्टिंग करने वाले तकरीबन तमाम कौमी ज़राए अबलाग समेत इंटरनेशनल मीडिया ने एक चौंका देने वाली खबर दी। ये पंजाब के शहर लाहौर से शुएब खान की गिरफ्तारी की खबर थी। ये इतनी बड़ी खबर थी कि उसकी अशात के लिए सरकार ने तमाम बड़े अफसरान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम हुकाम ने फखरिया ये ऐलान तो किया कि शुएब खान को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ये तफसीलात नहीं बताई गई कि उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन जाफर रिजवी को यह तफसीलात कराची पुलिस में आज भी तैनात उनके इंतहाई बाएतमाद ज़राए ने बताई। ज़राए का कहना था कि शुएब खान रूपोश तो हो गए, मगर उनके जुए के अड्डे फिर भी किसी न किसी तौर पर चलते रहे। बिगड़े हुए हालात में शुएब तो अपना फ़ोन बंद कर चुके थे, मगर मुलाजमीन के फ़ोन खुले हुए थे। एक रोज़ शुएब ने क्लिफ्टन के अड्डे के मैनेजर से रब्ता करने की गलती कर डाली। ज़राए ने बताया कि शुएब लाहौर कैंट एरिया में उसी फौजी अफसर के घर पर थे जिनकी मदद से वो रेंजर्स एहलकारों को अपनी पेशी के दिन सिटी कोर्ट लेकर गए थे। सुराग मिलते ही पुलिस अफसर चौधरी असलम को शुएब खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया और चौधरी असलम अपने सबसे बाएतमाद साथी पुलिस अफसर इरफान बहादुर के साथ लाहौर पहुंचे। लाहौर के क्राइम रिपोर्टर के मुताबिक कराची पुलिस की टीम कैंट एरिया में दाखिल नहीं हो सकती थी। लाहौर के पुलिस हुकाम दो तरह के मौक़िफ़ बयान करते हैं। पहला ये कि अदालत पेश किए जाने की शर्त पर शुएब को कराची पुलिस हुकाम के हवाले किया गया, और दूसरे मौक़िफ़ के मुताबिक शुएब के कैंट एरिया से बाहर निकलने का इंतज़ार किया गया और बाहर आते ही उन्हें धर लिया गया। गिरफ्तारी कैसे भी हुई, मगर अब शुएब खान कराची पुलिस की तहवील में थे और अब मसला उन्हें बहिफाजत कराची पहुंचाने का था। लाहौर के क्राइम रिपोर्टर ने बताया कि शायद सिंध में यह फैसला हुआ था कि पहले शुएब को कराची पहुंचाया जाए और फिर उनकी गिरफ्तारी की खबर आम की जाए, वरना शुएब खान के साथ साथ उन्हें हिरासत में लेने वाली कराची पुलिस की टीम की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। मगर मसला यह था कि अगर लाहौर से बजरिया हवाई जहाज लाया जाता तो टिकट तो शुएब खान के नाम से बनता और खबर फैल सकती थी। रेल से भी शुएब खान को कराची ले जाना हुक्काम को महफूज नहीं लग रहा था। अब एक ही तरीका बाकी बचा था और वो था बजरिया सड़क यानी गाड़ी से कराची तक का सफ़र। एक और सरकारी ओहदेदार के मुताबिक कराची में आईजी सिंध कमाल शाह और गवर्नर इशरतुल इबाद दोनों ही पूरी रात जागते रहे ताकि शुएब की कराची मुंतकली के सफ़र की निगरानी खुद कर सकें। कराची पहुंचने पर शुएब खान को इंतहाई कड़े हिफाजती इंतजामात में जेल मुंतकिल किया गया, जहां महज 28 दिन बाद यानी 26 और 27 जनवरी 2005 की दरमियानी शब जेल हुकाम ने दावा किया कि दिल का दौरा पड़ने से शुएब खान की मौत हो गई है। बीबीसी उर्दू ने 27 जनवरी 2005 को बताया कि कराची जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अमानुल्लाह नियाजी का कहना था कि शुएब खान 2 दिन से बीमार और जेल के अस्पताल में दाखिल थे। जुमेरात 27 जनवरी की सुबह 3 बजे तबीयत बिगड़ जाने पर उन्हें जिना अस्पताल के दायरा अमराज कल्ब मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में दम तोड़ गए। डॉन की 28 जनवरी 2005 की इशाअत के मुताबिक शुएब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया, जहां उसे रात गए तक रखा गया और दोपहर को एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनका कहना था कि मामला उनके दायरा अमल में नहीं आता। शाम को आने वाले एक और मैजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम पर मामूर मेडिकल बोर्ड से कहा कि वो सिर्फ तब ही पोस्टमार्टम की इजाज़त दे सकते हैं जब तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर लिए जाएं। डॉन अखबार के मुताबिक शुएब खान के अहले खाना और ख़ानदान ने शुबा जाहिर किया कि शुएब खान को जहर देकर हलाक किया गया, और अगर पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री में टेस्ट के जरिए गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं तो पता चल जाएगा कि शुएब खान की मौत तबई या फितरी नहीं थी। तहकीकाती सहाफ़ी हों या पुलिस और फौजी हो गैर फौजी खुफिया इदारों के अफसरान, सियासतदान हो या फिर वकला और पुलिस सर्जन्स, जिनसे भी सहाफ़ी जाफर रिजवी की गुफ्तगू हुई, उन्होंने 40 साला शुएब खान को दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत को इंतहाई पुरस्रार और मशकूक करार दिया। शुएब खान के भाई ने जाफर रिजवी से बात करने से यह कहकर मुआज़रत कर ली कि हम बड़े दुख से गुजरे हैं, ये बड़ी तकलीफ दे यादें हैं, अब हम 20 बरस पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहते। शुएब खान का ख़ानदान तो उनकी पुरस्रार मौत पर खामोश रहना चाहता है, मगर जो शुएब खान की वजह से मारे गए उनके ख़ानदान खामोश नहीं रहना चाहते। इस सीरीज़ की अगली किस्त में शुएब खान की वजह से कत्ल होने वाले एक मकतूल के ख़ानदान से आपकी मुलाकात होगी।